हेलो स्टूडेंट्स। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में हम मनु का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी परराष्ट्र नीति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। परराष्ट्र नीति के जो मैंने बताया था 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है। उसमें पहला मंडल सिद्धांत, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। अब आज हम बात करेंगे षाटगुण्य नीति और उपायों की। षाटगुण्य नीति, जैसे कि इसके शब्द से ही इसका अर्थ पता चल रहा है, 6 गुणों वाली नीति, यानी कि इसमें 6 गुण हैं। और मनु ने शासक को ये परामर्श दिया है कि वो इन 6 गुणों के बारे में ध्यान रखे। और इन 6 गुणों का विवेचन जो उन्होंने किया है उसको हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वैधी भाव और छठा संश्रय। तो मनु ने इसमें राजा को परामर्श दिया कि वो भली भांति विचार विमर्श करके चीज़ों को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए इन 6 बिंदुओं में से, इन 6 गुणों में से किसी एक विकल्प का चयन करे जब वो दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का अध्ययन कर रहा हो तब। तो संधि, एक एक इसको हम बिंदुवार ले लेते हैं। संधि के बारे में मनु ने कहा कि राजा को भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के लाभ को ध्यान में रखते हुए दूसरे राष्ट्र से यदि वो मेल कर लेता है, मित्रता कर लेता है, उसको मनु ने संधि का नाम दिया है। संधि के 2 प्रकार माने मनु ने, समान कर्म संधि और असमान कर्म संधि। तो राजा को ये परामर्श दिया है कि यदि उसको ये आभास हो रहा है राजा को कि इस राजा से या इस फलाने राज्य से संधि कर लेने में ही लाभ है, तो ऐसे स्थिति में उसको उस राजा से, राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा बिंदु है इसमें अपना विग्रह। राजा जब किसी राज्य को जीतने की इच्छा से या उससे पीड़ित करने की इच्छा से कोई सशस्त्र आक्रमण करता है तो वो विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकार जो है वो बताए गए, समझाए गए। जैसे कि शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी कमजोरियों को जान करके यदि विग्रह किया जाए तो ये पहला उसका टाइप है। और यदि दूसरे राजा द्वारा किसी मित्र पर कोई आक्रमण किया गया है तो उस का जो रिएक्शन किया जाएगा उस विग्रह को सेकंड इसका भेद कहा गया है। तो ये विग्रह की नीति तभी अपनानी चाहिए मनु के अनुसार जब राज्य की सारी प्रकृतियां जो हैं वो अनुकूल हो, यानी आक्रमण करने में ये गारंटी हो कि वो जिस पर आक्रमण कर रहा है तो जीत उसकी होगी, यानी कि पहले से सारी कमजोरियों का पता है। तो ऐसी स्थिति में इस नीति का पालन करना चाहिए। तीसरा बिंदु मनु ने बताया यान। यान का अर्थ है विजय की इच्छा से या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से जब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसे यान कहा जाता है। यदि कोई समर्थ राज्य है वो शत्रु को किसी आपत्ति से घिरा हुआ देख करके आक्रमण करता है तो वो मनु ने उसको प्रथम प्रकार का यान बताया। और यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ नहीं हो और मित्र से सहायता लेकर के आक्रमण करे दूसरे राज्य पर तो ऐसी स्थिति में उसने उसे दूसरे प्रकार का यान बताया, द्वितीय यान का नाम दिया। तो उसमें मनु ये परामर्श देते हैं कि राजा द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसे लगे कि हाँ मेरी सेना जो है वो बलवान है और इस स्थिति में शत्रु पक्ष सामने दुर्बल स्थिति में हो, तभी इस तरह का आक्रमण करने का उसे सोचना चाहिए। चौथा प्रकार बताया आसन। राज्य द्वारा आक्रमण करने के स्थान पर यदि उपेक्षा धारण करके युद्ध की प्रतीक्षा की जाए तो ऐसे स्थिति में इस नीति को कहा गया है आसन मनु के द्वारा। मनु ने आसन के 2 प्रकार बताए। पहला प्रकार है सेना या जो खजाना है, कोष के कम हो जाने की स्थिति में यदि राज्य उपेक्षा धारण कर रहा है तो वो प्रथम प्रकार का आसन हुआ। और यदि मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण की तो ऐसी स्थिति में मनु ने इसे द्वितीय प्रकार के आसन का नाम दिया।
मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना कि इसका सहारा लेकर के वो शत्रु को शांत रख सकता है, और उतने समय में, यानी कि शत्रु को ये लगे कि हाँ ये सामने वाला राज्य तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो उस समय में अपने सेना को, अपना जो शक्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। पांचवी नीति जो इसमें बताई मनु ने वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव यानी कि जैसे नाम से इसका जाहिर हो रहा है, दो चीज़ें, दो प्रकार का भाव। तो इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु कहते हैं कि जब राजा अपनी सेना के कोई थोड़े से पार्ट को किसी स्थान पे रख के, सेनापति के अधीन पे रख के स्वयं कहीं और होता है, तो वो नीति द्वैधी भाव कहलाती है। यानी कि कुछ हिस्सा सेना का एक जगह हो सेनापति के अधीन, और बाकी राजा खुद जो है वो कहीं किसी दूसरी जगह पर हो, तो ये नीति द्वैधी भाव। तो सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा के लिए सेनापति के अधीन कर देना प्रथम द्वैध, और सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना, ये द्वितीय वैध कहलाता है। इस द्वैधी भाव वाली जो नीति, मैंने जैसे कि आपको पहले शुरुआत में बताया था कि मनु, कौटिल्य और शुक्र, इन तीनों के जो बिंदु हैं, इन तीनों ने जिस प्रकार की भी राजनीतिक विचारों का विवरण दिया है वो काफ़ी हद तक, बहुत सीमा तक मिलता जुलता है। तो ये षाडगुण्य नीति कौटिल्य के द्वारा भी दी गई है। तो कौटिल्य का ये द्वैधी भाव का जो विवेचन है वो मनु के द्वैधी भाव के विवेचन से थोड़ा सा दूसरी चीज़ है। कौटिल्य के अनुसार राजा संधि और विग्रह, यानी कि ऊपर से तो दिखा रहा है कि संधि कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर से वो उसके ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है और कोई घात करने की प्लानिंग करता है। तो ये उसके अनुसार द्वैधी भाव है, यानी कि दो तरह के स्टैंडर्ड्स रखना। तो द्वैधी भाव के प्रयोग में मनु शासक को ये परामर्श देते हैं कि यदि वो शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझ रहा है तो उस स्थिति में उसको अपनी सेना को दो भागों में बांट देना चाहिए, जिससे कि शत्रु के ऊपर वो आसानी से विजय प्राप्त कर सके। उस छठा इसमें बिंदु बताया, छठी जो नीति है षाडगुण्य नीति में से, वो है संश्रय, यानी कि आपत्ति काल में अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे अपने से बलवान, अपने से शक्तिशाली राजा से यदि शरण प्राप्त की जाती है तो उसे संश्रय कहा गया है। ये कब करना चाहिए राजा को? मनु परामर्श देते हैं कि यदि राजा किसी आक्रमण के समय या किसी भय के टाइम पर ये महसूस करे, ये फील करे कि वो अभी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो उसको ऐसी स्थिति में किसी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली राजा की शरण ले लेनी चाहिए। अब ये तो हुई आपकी षाडगुण्य नीति। अब हम चर्चा कर लेते हैं उपायों के बारे में, क्योंकि इसके जो वो हैं, तीन जो हिस्से हैं परराष्ट्र नीति के, पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाडगुण्य नीति और तीसरा उपाय। तो उपाय बहुत आसान है। इसमें दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने के लिए जितने भी प्रकार के हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में इन उपायों का वर्णन मिलता है, और ये 4 प्रकार के माने गए हैं: साम, दाम, भेद और दंड। ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी भी तरीके से काम निकालो, साम, दाम, दंड, भेद, कैसे भी करके ये काम होना चाहिए। तो यानी कि ये वो वाले उपाय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मनु ने विजिगीषु राजा को मंडल की जितनी भी प्रकृतियां हैं उनके प्रति इन 4 उपायों में से किसी एक उपाय से व्यवहार करने का परामर्श दिया है। तो इनको समझने में बहुत आसानी है। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन करके और विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। दान का अर्थ है कि विपक्षी मतलब दूसरे पक्ष को, जो कि आपके विरोध में है, उसको संपत्ति देकर, यानी कि पैसे का लालच देकर के उसको अपने अनुकूल बनाना, वो उपाय जो है दान कहलाता है। दंड का अभिप्राय है कि शत्रु को बल के प्रयोग के द्वारा अपने अनुकूल, यानी कि अपने फेवर में हो जाने के लिए यदि उसको बाध्य कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो उपाय दंड कहलाता है। और भेद का अर्थ है
कि शत्रु पक्ष जो है उसके शक्ति को कम करने के उद्देश्य से यदि उसकी सारी जितना भी उसकी प्रकृतियां हैं, उसके मित्र हैं, उसके जो पूरा सर्किल है जो उसको हेल्प कर रहा है, उसमें यदि फूट डाल दी जाए, जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी अंग्रेज़ों की रही थी, उस तरीके से समझ सकते हैं इसको, कि उनमें अगर फूट डाल दी जाए, मतभेद उत्पन्न कर दिए जाएँ, तो इस उपाय को कहा गया है भेद। तो ये 4 प्रकार के ये उपाय हो गए आपके, साम, दान, दंड और भेद। तो परराष्ट्र नीति की जब भी चर्चा की जाएगी, चाहे वो मनु, कौटिल्य, शुक्र, किसी भी विचारक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में 3 चीज़ों के 3 चरणों में आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाटगुण्य नीति और तीसरा उपाय। थैंक यू।